हेलो बच्चों, आज हम साइंस में क्लास 10th की साइंस में एनसीईआरटी का चैप्टर 2 है जो इसको हम कंप्लीट कर चुके थे, परंतु इसके एग्जाम्पल रह गए हैं। जो एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी बुक में, हम एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल आज कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है, इसके एग्जाम्पल के साथ साथ जो क्रियाकलाप दिए हैं बुक में वो भी हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जैसे आपको 3 प्रश्नावलियाँ दी गई हैं, आपको क्या दी गई हैं, 3 प्रश्नावलियाँ दी गई, उनमें से एक में आश्रित जल, मतलब आश्रित जल होता है शुद्ध जल, ठीक। शेष 2 में एक अम्लीय विलयन है और दूसरी में है जो क्षारीय विलयन है। ये रखा गया है। यदि आपको केवल लाल लाल लिटमस पत्र दिया जाए तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे गए पदार्थों की पहचान कैसे करेंगे, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले दिए गए लाल लिटमस पत्र को बारी बारी से हम तीनों प्रश्नावलियों में डालेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डालेंगे किसी एक प्रश्नावली में। लाल लिटमस पत्र नीला हो जाता है जब हम देखते हैं कि कोई एक प्रश्नावली है, जब हम यानी कि लाल लिटमस पत्र को एक प्रश्नावली में डालते हैं तो उसका क्या हो जाता है, जो लिटमस पत्र होता है वो हो जाता है नीला। तो इससे हमें पता चलता है कि जब कोई भी लिटमस पत्र है, जब क्षार होता है तो क्षार में स्वाभाविक सी बात में नीला हो जाता है लाल से, ठीक। तो यहाँ पर लिखा है कि जो चूंकि क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र जो होता है वो कैसा हो जाता है, नीला हो जाता है। अतः इस प्रश्नावली में अवश्य ही क्षारीय विलयन है। शेष 2 प्रश्नावलियों की बात करें, शेष 2 प्रश्नावलियों में क्या है, शेष 2 प्रश्नावलियों में इस नीले लिटमस पत्र को डालते हैं तो वो स्थितियां भी देख लेते हैं। पहले में डालते हैं हम लिटमस पत्र, पुनः लाल हो जाता है। यहाँ पर लिटमस पत्र क्या है, पुनः लाल हो जाता है, तो इसका मतलब यह है क्या है, अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। दूसरे में लिटमस पत्र डालते हैं तो इसमें क्या है, नीला ही रह जाता है। तो क्या है कि यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होता। जिस प्रश्नावली में लिटमस पत्र लाल हो गया वह क्या है, विलयन अम्लीय है, और जिसमें रंग अपरिवर्तित रहा अर्थात नीला ही रहा वह क्या है, आशुद्ध जल है। आशुद्ध जल का मतलब क्या है, यहाँ पर शुद्ध जल से, ठीक। शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता ना ही क्षारीय होता है। आगे देखते हैं। क्या लिखा है, पीतल और तांबे के बर्तनों में दही तथा खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए। हम यहाँ पर बुंदेली टर्म का यूज करेंगे क्योंकि ज़्यादातर हिंदी बोलने वाले बच्चे जो होते हैं वो साइंस की भाषा में समझ नहीं पाते हैं, ठीक है। साइंस की भाषा थोड़ी लेंदी होती है तो हम ये बुंदेली में बात कर रहे हैं, ठीक। तो का लिखो है, पे लिखो पीतल। पीतल जो बनत है वो कापर से और जिंक से मिलत है, ठीक। जब कापर और जिंक मिला देते हैं तो का बनत है, पीतल बनत है। तथा जो तांबा होता है, तांबे के बर्तन में अगर उनको अपन दही और खट्टे पदार्थ रखें तो का होते है कि इन जे दही दही और खट्टे पदार्थ जो होते हैं अम्ले अम्ले, जब ये अम्ले वातावरण के होते हैं तो इनमें का होता है कि जब जे जिंक और कापर से क्या करते हैं, अभिक्रिया करते हैं, और जब इनसे अभिक्रिया कर लेते हैं तो क्या बनाते हैं, विषैले यौगिक बनाते हैं या विषैले पदार्थ बना लेते हैं। तो जिसके कारण से दही और खट्टे पदार्थ भी खावे के लायक नहीं रहते हैं। जब खावे के लायक नहीं रहते हैं तो अम्ल है, जो अम्ल की अभिक्रिया से धातु जो बर्तन है अम्ल है, अम्ल की अभिक्रिया कर लेते हैं तो क्या होता है, तो जो बर्तन होते हैं वे भी क्या हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं, मतलब खराब हो जाते हैं, ठीक। इत तो बुंदेली में आपका समझ में आ हुए, और नया हो तो फिर से हिंदी में ही बता रहे हैं हम, ठीक है। का लिखो पीतल है। पीतल पीतल तथा तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ इसलिए नहीं रखे जाते हैं क्योंकि इसमें होता है अम्ल मौजूद, जो इससे अभिक्रिया करके हानिकारक विषैले यौगिक टॉक्सिक कंपाउंड बनाते हैं, जिसके कारण से ये खाने लायक नहीं रहते। अब जब खाने लायक नहीं रहते हैं तो हम इनको उस बर्तनों में नहीं रखते हैं, ठीक है। और अम्ल जो होते हैं, अम्ल की अभिक्रिया से धातु के जो बर्तन होते हैं वह भी क्या हो जाते हैं, संक्षारित हो जाते हैं, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, जैसे धातु है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया होने पर सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, एक उदाहरण द्वारा समझाइए। धातु के साथ अम्ल की जो अभिक्रिया होती है, धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया से सामान्यतः कौन सी गैस निकलती, ये निकलती है हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस। यहाँ पर हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जिंक क्या है, धातु है। जब धातु की अभिक्रिया हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड मिलता है, और मिलती है यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। सीधी सी बात, हम बुक में देख चुके हैं कि हम जिंक की अभिक्रिया जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, जिंक क्लोराइड मिलता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है, ठीक है। यहाँ से हम आगे देखते हैं।
अब जब मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो मैग्नीशियम सल्फेट बनता है और साथ ही साथ बनती है क्या, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब हाइड्रोजन गैस का पता कैसे चलता है कि भाई ये हाइड्रोजन गैस निकल रही। हाइड्रोजन गैस का पता चलता है कि जब जलती हुई, जैसे कि मोमबत्ती है, जलती हुई मोमबत्ती या जलती हुई माचिस की तीली जब हम परखनली के मुंह के पास लाते हैं तो यह क्या करती है, परखनली से निकलने वाली जो गैस होती है वो क्या करती है, फटफट की आवाज़ निकालती है। जब फटफट की आवाज़ निकले परखनली के सामने लाने पर तो वहाँ पर वो पता चल जाता है भाई यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस निकल रही है इस परखनली से। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, कोई धातु यौगिक, आगे देखते हैं, जो कोई धातु है जब ए तनु हाइड्रोक्लोरोक्विनोन के साथ अभिक्रिया करती है तो बुदबुदाहट उत्पन्न होती है। इससे उत्पन्न गैस जलती मोमबत्ती को क्या कर देती, बुझा देती है। यदि उत्पन्न यौगिकों में से एक कैल्शियम क्लोराइड है तो इस अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं धातु के यौगिक ए और कार्बोनेट है जो कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, धातु का यौगिक क्या है, धातु का यौगिक कैल्शियम कार्बोनेट है। यहाँ पर हम देख लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट है जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। हमने देखा है कि जो कोई भी कार्बोनेट है जब अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं, कोई भी कार्बोनेट, धातु कार्बोनेट हो या धातु बाइकार्बोनेट हो, जब क्या है अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है, लवण मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और साथ ही साथ मिलता है हमें क्या, जल। हम ये पिछली कक्षा में देख चुके हैं। ठीक, आगे देख लेते हैं, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को नाइट्रिक अम्ल आदि जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण क्यों प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल एवं ग्लूकोज जैसे यौगिकों के विलयन में अम्लता के अभिलक्षण नहीं प्रदर्शित करते हैं, ये हमें देखना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल आदि के जलीय विलयन में H+ आयन बनता है जिसके कारण ये अम्ल जो होते हैं अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। क्या है, जल में H+ आयन बनता है। जब H+ आयन बनता है तब हमें पता चलता है कि भाई ये विलयन है जो अम्लीय है। यदि H+ आयन प्रदर्शित नहीं करेगा तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर हमें पता नहीं चलेगा कि अम्लीय है कि नहीं है। ठीक, जब एल्कोहल तथा ग्लूकोज जैसे यौगिकों के जलीय विलयनों में H+ आयन नहीं बनता तो ये अम्लीयता के अभिलक्षण को प्रदर्शित नहीं करते हैं। यदि हम किसी पदार्थ को जब हम जल में मिलाते हैं H+ आयन देते तो वो अम्लीय होता है, यदि H+ आयन नहीं देते तो वो अम्लीय नहीं होते, इसका अभिलक्षण। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ पर हमें देखना अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है। अम्ल है, अम्ल का जलीय विलयन जो होता है H+ आयन उत्पन्न करता है। ठीक, जिसके कारण क्या होता है, विद्युत धारा का प्रवाह चालन होता है। जो अम्ल होता है, अम्ल का जलीय विलयन है, क्या करता है, H+ आयन उत्पन्न कर देता है। जब H+ आयन उत्पन्न होता है तो उसमें क्या होती है, विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। ठीक, आगे देख लें क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक, यहाँ देख लें, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक जो गैस है शुष्क लिटमस पत्र को के रंग को क्यों नहीं बदलती, अर्थात शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस जो होती है शुष्क लिटमस पत्र के रंग को नहीं बदल पाती क्योंकि जल की अनुपस्थिति में, जब हमने अभी देखा था कि जब भाई जल रहेगा तो वहाँ पर हाइड्रोजन H+ आयन उत्पन्न करेगा अन्यथा नहीं करेगा। अर्थात जल की उपस्थिति में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H+ आयन अलग नहीं हो पाता है, सिर्फ जलीय माध्यम में ही H+ आयन उत्पन्न होते हैं। अर्थात यदि शुष्क लिटमस है या कुछ भी है, जैसे कि लिटमस पत्र है, जब हम शुष्क हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पर डालते हैं और उस पर अभिक्रिया कराते हैं तब नहीं होगा H+ आयन रिलीज, क्योंकि जल में H+ आयन रिलीज होते हैं। जब जल प्लस यानी कि जल में H+ आयन रिलीज होंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये आयन क्या है, अम्लीय है कि नहीं है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए ना कि जल को अम्ल में। ठीक, हमें एक बात, जैसे कि ये रहा बर्तन, बर्तन में यदि अम्ल है तो हमें जल नहीं मिलाना चाहिए, और यदि यहाँ पर जल है, यहाँ पर क्या है, जल है तो हमें अम्ल मिलाना चाहिए। सीधी सी बात ये है। हम देख लेते हैं यहाँ पर, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की जो प्रक्रिया होती है अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। जल में सांद्र नाइट्रिक अम्ल तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल को मिलाते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। जब हम किसी बर्तन में रखे पानी में अम्ल मिलाते हैं
तब हमें इस अम्ल में कौन सा सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जब मिलाते हैं तो हमें उस पानी के बर्तन को क्या करना चाहिए, हिलाते रहना चाहिए, और साथ ही साथ हमें अम्ल जो डालते हैं वो कम कम धीरे धीरे मात्रा में डालना चाहिए, ठीक। अम्ल को सदैव, यहाँ पर लिखा भी है, अम्ल को सदैव धीरे धीरे और जल को लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर उत्पन्न ऊष्मा के कारण जो मिश्रण होता है वो आस्फलित हो जाता है, आस्फलित होकर बाहर भी आ सकता है और आप जल सकते हैं। साथ ही अत्यधिक तापमान पर जिस बर्तन का हम यूज करते हैं वह बर्तन यदि कांच का हुआ तो अधिक तापमान पर वो बर्तन टूट भी सकता है, क्योंकि जब हम जल में अम्ल मिलाते हैं तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया होती है, मतलब अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा निकलती है, ठीक। आगे देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता कैसे प्रभावित हो जाती है। यहाँ देखेंगे अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर H+ आयन H2O के से संयोग कर हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता में कमी हो जाती है। जैसे कि अम्ल है, अम्ल के विलयन में जब हम जल मिलाते हैं, जल मिलाने पर H+ आयन पानी के साथ संयोग करता है तथा हाइड्रोनियम आयन HO3, ठीक है, H3O, ये क्या करता है, उत्पन्न करता है या आयन बनाता है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करने पर हाइड्रोनियम आयन H+ आयन की सांद्रता में क्या हो जाती, कमी आ जाती है, ठीक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन में अधिक के क्षारक मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो अधिक क्षार की है, अधिक क्षार है, मतलब प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक के क्षार मिलाते हैं तब OH आयन है, जो OH आयन की सांद्रता क्या हो जाती है, वैसे भी ये प्रबल क्षार है, यदि हम और अधिक मात्रा में इसमें क्षारक मिला दें तो OH जो माइनस होता है, इसकी आयन की जो सांद्रता होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आगे देख लें, यहाँ पर भी क्रियाकलाप दिया है, जैसे आपके पास विलयन ए और बी, विलयन ए का जो pH मान है वह 6 है और विलयन बी का जो pH मान है वो क्या है, 8 है। तो किस विलयन में हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता, देखिए यहाँ स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पर 6 है, जो जिसका pH मान 6 है उसकी जो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता होगी उसमें अधिक होगी, और जिसका pH मान क्या है, 8 है या 8 से अधिक है, तो उसमें हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता क्या होगी, कम होगी। यहाँ लिखा भी होगा, देख लेते हैं। जैसे कि विलयन ए है जिसका pH मान 6 है, इसलिए यह क्या अम्लीय होगा, क्योंकि इसका जो pH मान है 7 से कम है। जब किसी विलयन का pH मान 7 से कम होता है तो वह क्या होता है, अम्लीय होता है, और जिसका pH मान 7 होता तो वह होता उदासीन। जिस विलयन का pH मान 7 से अधिक होता तो वो होता क्या, क्षार, ठीक। विलयन बी की बात देख लें, विलयन बी का pH मान 9 है, इसलिए यह क्षार की होगा, क्योंकि pH जब 7 से क्या हो, अधिक हो, तो वह क्षार होता है। अर्थात विलयन ए में H+ आयन की सांद्रता अधिक है और जबकि विलयन बी में H+ आयन की सांद्रता यहाँ पर क्या है, कम है, ठीक। आगे देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 2 है। प्रश्न नंबर 2 में क्या लिखा है, H+ आयन की सांद्रता का विलयन की प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे, आंसर देख लें, जैसे जैसे हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ आयन की सांद्रता बढ़ती जाती है विलयन और अधिक अम्लीय होता जाता है। यह कई बार बता चुके हैं, ठीक। आगे देख लें, क्या क्षारीय विलयन में H+ आयन होते हैं, अगर हाँ तो यह क्षारकीय क्यों होते हैं। यहाँ पर ये देखना है, जैसे कोई क्षारीय विलयन में उसमें H+ आयन होता है तो आंसर है हाँ होता है। जब अगर H+ आयन होता है तो जो क्षारकीय विलयन है वो क्षारकीय क्यों होता है, इसके बारे में हमें यहाँ पर बताना है। ये क्या क्षारीय विलयन क्षार H+ आयन होते हैं, हाँ H+ आयन होते हैं। आयन क्षारीय विलयन में भी होते हैं, H+ आयन है जो क्षारीय विलयन में भी होते हैं, परंतु जो इनकी सांद्रता होती है OH आयन जो होते हैं OH- आयनों की सांद्रता से कम होती है, जिसके कारण ये विलयन को क्या करते हैं, जिसके कारण ये विलयन जो होता है क्षारीय होता है, क्योंकि क्षारीय विलयन में जो OH होता है OH- वो होता है अधिक, और उसी क्षार के विलयन में H+ जो होता है वो होता है कम, इसलिए क्षार के विलयन क्षार होता है, ठीक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। कोई किसान खेत की मृदा की किस परिस्थिति में बिना बुझा हुआ चूना अर्थात कैल्शियम ऑक्साइड या बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चाक कैल्शियम कार्बोनेट का उपयोग करेगा। यहाँ पर जब खेत की मृदा अम्लीय होती है तब किसान इसमें कैल्शियम ऑक्साइड जो क्षारीय प्रकृति का होता है,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। कैल्शियम कार्बोनेट ये भी क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्या करते हैं, उस मिट्टी में मिला देते हैं जिस मिट्टी में अम्लता होती है। ठीक, जब इस मिट्टी को उसमें मिला देते, जब मिट्टी में एक क्षारकीय पदार्थ मिला देते हैं तो वो मिट्टी क्या हो जाती है, उदासीन हो जाती है। जब मिट्टी उदासीन हो जाती है तो खेती फिर से क्या होती है, खेती यानी कि जो जमीन होती है वो खेती करने योग्य उपयुक्त हो जाती है। ठीक, यहाँ पर यही लिखा है। आगे देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है यौगिक का प्रचलित नाम है व्यंजक चूर्ण। क्या है इसका नाम, व्यंजक चूर्ण है। ठीक, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उस पदार्थ का नाम बताना है। उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके व्यंजक चूर्ण बनाता है। जैसे कि शुष्क बुझा हुआ चूना है, शुष्क बुझा हुआ चूना जिसे हम बोलते हैं CaOH2, ये है बिना बुझे चूने के साथ अभिक्रिया जब हम पानी से कराते हैं तब हमें शुष्क बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है, या बुझा हुआ चूना प्राप्त होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है शुष्क बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 क्लोरीन से जब अभिक्रिया करता है तो व्यंजक चूर्ण बनाता है। व्यंजक चूर्ण में क्लोरीन से अभिक्रिया करता है कौन, बिना बुझा चूना जब क्लोरीन से अभिक्रिया करता है, या हमें ऐसी बात कहें कि बुझा हुआ चूने पर जब हम क्लोरीन गैस प्रवाहित करते हैं तब हमें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड अर्थात व्यंजक चूर्ण और साथ ही साथ हमें पानी की प्राप्ति होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा है, कठोर जो जल होता है, कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का प्रयोग करते हैं। वो सीधी सी बात, धावन सोडा का Na2CO3 10H2, यहाँ पर लिखा नहीं होगा, यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट लिखा है। अर्थात यहाँ पर देख लें सोडियम कार्बोनेट, इसे धोने का सोडा भी कहा जाता है। धोने का सोडा जिसका प्रयोग करते हैं हम किसमें, कठोर जल को मृदु बनाने में। ठीक, आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 4 है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म करने पर क्या होगा। जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के विलयन, जिसे हम खाने वाला नमक भी कहते हैं, जब या बेकिंग सोडा बोलते हैं, ठीक है, बेकिंग सोडा, जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के विलयन को गर्म किया जाता है तो यह अपघटित होकर सोडियम कार्बोनेट, जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है, निर्माण करता है। यह अभिक्रिया इस प्रकार है जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम ऊष्मा देते हैं तो यह सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 साथ ही साथ में पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, निकलता है। यहाँ पर कब सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा देने पर सोडियम कार्बोनेट अर्थात Na2CO3 और पानी, और क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर हमें प्राप्त होता है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। हमने अभी देखा था कि आगे क्रिया भी की थी अपन ने कि जब सोडियम कार्बोनेट हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभी क्रिया कराते हैं तो हमें लवण मिलता है, एक कार्बोनेट है हालांकि, लवण मिलता है, पानी मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक, परंतु यहाँ पर दूसरी चीज़ है, यहाँ पर लिखा है क्या है, ये सोडियम बाइकार्बोनेट को ऊष्मा देते हैं तो सोडियम कार्बोनेट, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, प्लास्टर ऑफ पेरिस की जल के साथ अभिक्रिया के लिए समीकरण लिखना है। जैसे कि लिखा CaSO4 के 1.5 अणु अर्थात 1.5 मॉलिक्यूल अर्थात CaSO4 वन बाय नहीं आधा है सॉरी, जब कैल्शियम सल्फेट के जो पानी का एक आधा अणु है, जब पानी के 1.5 अणु के साथ अभिक्रिया करता है तो जिप्सम बनाता है। यहाँ पर लिख सकते हैं CaSO4 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O इक्वल में आ जाएगा CaSO4 2H2O, अर्थात कठोर जिप्सम का निर्माण करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस सफेद चूर्ण में पाया जाता है। आगे देख लीजिए। अब देखना है, अभी तक हमने देखे हैं क्या, उसके जो क्रियाकलाप थे बुक के वो देखे हैं। अब क्रियाकलाप के बाद हम जो बुक में दिए हुए एग्जाम्पल हम उनको देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच मान क्या होगा। लाल लिटमस को जब नीला होता है मतलब क्षार होता है, क्षार है मतलब इसका पीएच मान यहाँ पर क्या दिया है 10। 7 से अधिक हो जाए तो वो क्षार, 7 से कम हो तो क्या होता है अम्ल, और 7 हो तो क्या हो उदासीन। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कोई विलयन है, जैसे कि कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया करके एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। विलयन क्या है, अब यहाँ पर देख लें। पहली बात तो वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड ही होगी, तो वो विलयन का बतलाना है हमें। विलयन कौन सा है, विलयन हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आगे देख लेते हैं, यहाँ इसी का आंसर है
जैसे कि HCl है जो संकेतिक भाषा, क्योंकि अंडे के कवच जो अंडे का जो कवच होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या कर देता है, दूधिया कर देता है। ठीक, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है क्योंकि यह अंडे के कवच में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है अंडे के कवच में? कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो जो चूने के पानी को क्या कर देती है, दूधिया कर देती है। हमने पहले भी देख चुके हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन थर्ड में क्या लिखा है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड का 10 सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो बिलियन है 10 ml है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का बिलियन है 8 ml है। ठीक, बिलियन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। मतलब जो क्षार है और जो अम्ल है, क्षार का माप कितना है 10 ml, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का माप कितना है, अर्थात अम्ल का माप कितना है 8 ml। जब इन दोनों को आपस में मिला देते तो क्या हो जाते, उदासीन हो जाते। अब उसने कहा कि यदि हम क्षार ले लें 20 ml, तो इसको उदासीन करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक की कितनी मात्रा लेनी होगी, 16 ml लेनी होगी, क्योंकि उससे दुगनी 10 का दुगना 20, तो 8 का दुगना कितना होगा 16। ठीक, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में लिखा है कि यदि आप खाना खाते हैं, अत्यधिक खाना खा लेते हैं और आपको क्या हो जाता है, अपच हो जाता है, तो आप किस प्रकार की औषधि का उपयोग करेंगे? एंटासिड का उपयोग करेंगे। एंटासिड में किसका उपयोग करेंगे? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, MgOH2, इसका उपयोग क्या करेंगे अपन? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा है, क्या लिखना है, निम्न अभिक्रिया के पहले शब्द समीकरण लिखना है और उसके बाद इसको संतुलित करना है। जैसे कि लिखा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है जो दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया, अर्थात हमें लिखना पहले दानेदार जिंक की अभिक्रिया जब हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो हमें मिलता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। जब जैसे कि लिखा है जिंक है, एक क्या है, धातु है, और अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है और बनाता है हाइड्रोजन गैस। अब दूसरा दिया है मैग्नीशियम की जो पट्टी है, जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तब मैग्नीशियम क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर देख लें, ये लिखा है आपका क्या, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की पट्टी, मैग्नीशियम धातु सॉलिड रूप में है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया कराई गई है तो मैग्नीशियम क्लोराइड बना है जो कैसा, जलीय विलयन में, और साथ साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज हुई है। ठीक, जो एल्यूमिनियम का चूर्ण है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसकी अभिक्रिया कराई गई तो ये एल्यूमिनियम सल्फेट बना है और हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई है। ये अभिक्रियाएं सभी याद कर लेना, क्योंकि जो NCERT की हैं वही पेपर में आती हैं, इसके बाहर बिल्कुल भी नहीं आती हैं। ठीक है, कहीं से ज़्यादा इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो NCERT में है वही है और उसी से पेपर बनता है। ये एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम को जब हम सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कराते हैं तो एल्यूमिनियम सल्फेट तथा हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति होती है। ठीक, अब लोहा है, लोहा की जो रेत है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करा के, मतलब कम सांद्र। ठीक है, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करा के क्या बनता है, आयरन क्लोराइड तथा हाइड्रोजन गैस की प्राप्ति होती है। आयरन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करके जी क्या बनाता है, आयरन क्लोराइड, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया गया है, जैसे कि एल्कोहल और ग्लूकोज जैसे यौगिकों में भी हाइड्रोजन होते हैं लेकिन इसका वर्गीकरण अम्ल की तरह नहीं होता है। इस क्रियाकलाप द्वारा सिद्ध करना है। यहाँ पर देख लो क्रियाकलाप, हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि ग्लूकोज है, एल्कोहल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक विलयन लेना है। एक कार्क पर 2 कीलें लगाकर कार्क को 10 यानी कि 100 ml के बीकर में रख देना है। साथ ही साथ 2.6 क्रियाकलाप जो बुक में दिया है उसके अनुसार कील को 6 वोल्ट की बैटरी के साथ दोनों टर्मिनलों में क्या करना है, बल्ब के साथ स्विच के माध्यम से क्या करना है, जोड़ देना है। अब बीकर में थोड़ा सा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देना और विद्युत धारा प्रवाहित करना। ठीक, अब स्विच को ऑन करना है। यदि आप देखेंगे बल्ब जल उठता है, इस क्रियाकलाप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के स्थान पर बारी बारी से ग्लूकोज तथा एल्कोहल विलयन के साथ एक क्रियाकलाप कराना है। जब हम क्या करते हैं, जब ग्लूकोज तथा एल्कोहल को बारी बारी से क्रियाकलाप कराते हैं तब वहां पर क्या होता है, बल्ब नहीं जलता, जबकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ बल्ब क्या हो जाता है, जल जाता है। तो क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ यहाँ पर H+ आयन रिलीज होता है, परंतु ग्लूकोज तथा एल्कोहल के साथ यहाँ पर हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता। जब हाइड्रोजन आयन रिलीज नहीं होता तो वहाँ पर क्या होता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के यानी कि H+ आयन रिलीज ना होने से विद्युत धारा या बल्ब नहीं जलता है। हालांकि हम यहाँ पर समझा देते हैं और जो उसमें लिखा हुआ है तो हमने बताया है। आगे देखते हैं
ए लिखा है अवलोकन करने पर हम आप पाएंगे कि एल्कोहल तथा ग्लूकोज की स्थिति में बल्ब नहीं जलता है क्योंकि विलयनों में H+ आयन नहीं बनता है। निष्कर्ष के तौर पर कह सकते हैं ग्लूकोज तथा एल्कोहल H+ आयन उत्पन्न नहीं करते हैं। किसी विलयन में विद्युत धारा को के प्रवाह है जो विद्युत धारा किसी भी विलयन में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वह होता है आयनों के द्वारा, इसलिए इन्हें अम्ल नहीं कहा जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये रखी है बैटरी, बैटरी से इसने जोड़ दिया, ये बल्ब है, यहाँ पर रबर है और कीले तनु अम्लीय विलयन है यहाँ पर। ठीक है, तो जल में विद्युत धारा विलयन के लिए अम्ल की आवश्यकता होती है और वो जो H+ आयन रिलीज करे तब। ठीक, आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या लिखा है, आश्रित जल विद्युत चालक नहीं होता है, वर्षा का जल जो होता है विद्युत चालक होता है, क्यों? यार देख लें, यहाँ पर आश्रित जल जो होता है शुद्ध जल होता है जिसमें आयन नहीं बनता है और विद्युत चालन करता है तथा विद्युत चालन करता है। विद्युत का चालन आयनों द्वारा होता है। ठीक, विद्युत का चालन जो होता है आयनों द्वारा होता है, अर्थात वर्षा के जल में थोड़ी सी मात्रा में अम्ल होते हैं। जब वर्षा के जल में क्या होते हैं, अम्ल होते हैं। वो क्यों होते हैं? क्योंकि वायु में उपस्थित सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर इसे अम्लीय बना देते हैं और ये अम्ल हैं जो H+ आयन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण क्या हो जाती है, वर्षा जल में विद्युत धारा उत्पन्न होती, विद्युत धारा चलती है। विद्युत धारा मतलब इसका चालन हो जाता है। जबकि आश्रित जल है, शुद्ध जल में आयन उत्पन्न नहीं होते। जब आयन नहीं बनते हैं तो स्वाभाविक सी बात है उसमें विद्युत चालन नहीं होता है। ठीक, आयनों के द्वारा ही विद्युत चालन होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा है, जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में अम्लों से H+ आयन पृथक नहीं हो सकते, इसलिए अम्ल का व्यवहार अम्लीय नहीं होता है। केवल जल की उपस्थिति में ही H+ आयन अलग हो पाते हैं और अम्लीय अभिलक्षण दर्शाने के लिए आयनों का बनना जरूरी होता है। ये बात हम कई बार बता चुके हैं। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा है, 5 विलयन है ABCDE। जब सार्वत्रिक सूचक की जांच की जाती है तो pH का मान क्रमशः 4, 1, 11, 7 और 9 प्राप्त होता है। तो हमें जो प्रबल क्षार देखना, प्रबल क्षार क्या है जिसका pH मान कितना है 11, और प्रबल अम्ल क्या है जिसका pH मान है 1, दुर्बल अम्ल क्या है जिसका pH मान है 4 और दुर्बल क्षार क्या है जिसका pH मान है 9। ठीक, आगे देखते हैं। आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, वही बता दिया हमने। दुर्बल अम्ल क्या हो जाएगा जिसका pH मान कितना है 4 है। प्रबल अम्ल क्या हो जाएगा जिसका pH मान 1 है। और प्रबल क्षार क्या हो जाएगा जिसका pH मान क्या है 11 है। और उदासीन क्या हो जाएगा जिसका pH मान 7 है। और दुर्बल क्षार क्या हो जाएगा जिसका pH मान कितना है 9 है। ठीक, आगे देखते हैं। यहाँ पर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ H+ आयन की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है pH का मान उसी तरह से क्या होता जाता है, घटता जाता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे अधिक pH मान किसका है, C का है, फिर उसके बाद क्या है E का, D का, फिर उसके, ठीक है, वो घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। जैसे जैसे pH मान घटता है तो अम्लता क्या होती है, बढ़ती है। हम इसको भी कई बार देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा है, प्रश्नाली A और प्रश्नाली B में समान लंबाई की मैग्नीशियम पट्टी लीजिए। प्रश्नाली A हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा प्रश्नाली B एसिटिक अम्ल CH3COOH है, इसलिए दोनों अम्लों की मात्रा सांद्रता समान है। प्रश्नाली में अधिक तेजी से बुदबुदाहट होगी, क्यों? यहाँ पर देखते हैं। प्रश्नाली ए में बुदबुदाहट अधिक तेजी से होती है क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक प्रबल अम्ल है जो पूर्णतः वियोजित होकर H+ आयन और क्लोरीन गैस मतलब क्लोरीन माइनस आयन क्या अधिक मात्रा में बनाते हैं। जबकि CH3COOH जो एसिटिक अम्ल है यह एक प्रकार का दुर्बल अम्ल है जो कम मात्रा में H+ आयन बनाते हैं क्योंकि यह क्या होता है, कम विघटित हो पाता है। ठीक, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या लिखा है, ताजे दूध के pH का मान 6 होता है, दही बन जाने पर इसके pH के मान में क्या परिवर्तन होगा, समझाइए। यहाँ पर देखना है कि जो दूध है, दूध से दही बनने की प्रक्रिया में लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है जिसके कारण इसका pH मान जो होता है, pH मान क्या हो जाता है, 6 से कम हो जाता है। दूध का जो pH मान कितना होता है ये देख लेना, ताजे दूध का जो pH मान होता है वो 6 होता है, याद रखनी है कुछ चीज़ें। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या लिखा है, एक ग्वाला है, ताजे दूध में थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिला देता है तो क्या होता है, ये देखना है। क्वेश्चन नंबर 12 का फर्स्ट में लिखा है, जैसे कि ताज़ा दूध है, ताजे दूध का pH मान 6 को बदलकर थोड़ा सा क्षारीय बना दिया जाता है। क्यों बना दिया जाता है, यहाँ लिखा है स्पष्ट तौर पर।
ताजे जल में, ताजे जल है जो ताजे नहीं ताज़ा दूध है, ताजे दूध का जो पीएच मान होता है 6 होता है, इसको बदलकर थोड़ा क्षारीय कर दिया जाए तो इससे क्या होता है कि जो दूध हो जाता है क्षारीय हो जाता है। जब क्षारीय दूध हो जाएगा तो अधिक समय तक ये खराब नहीं होगा। इसमें अम्लता क्या है, अम्लता आने में थोड़ी सी देरी लग जाएगी, जिससे वो क्या होगा अधिक समय तक चल जाएगा। अब दूसरे में लिखा, इस दूध को दही बनने में अधिक समय लगता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बना जो लैक्टिक अम्ल पहले तो क्या करता है, क्षार को उदासीन करेगा, जब क्षार को उदासीन करने के बाद फिर बनाएगा अम्ल, जिसके कारण दही बनता है। और साथ ही साथ इसमें क्या लग जाती, टाइम लग जाती है, ठीक है, मतलब समय लग जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्रता रोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधी मतलब जिसमें नमी ना हो, ठीक है, बर्तनों में इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह आर्द्रता की उपस्थिति में जल को अवशोषित कर ठोस पदार्थ जिप्सम बना लेता है, जिसके कारण इसमें जल के साथ मिलकर जमने का गुण नष्ट हो जाता है। ठीक, आगे देख लें, इसी का जो क्रियाकलाप दिया है वो भी देख लेते हैं। जी लिखा है, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O 1/2 H2O CaSO4 1/2 H2O प्लस 3/2 H2O, तो बनता क्या है यहाँ पर, जिप्सम बनता है CaSO4 2H2O। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब हम पानी के 1.5 मॉलिक्यूल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तब हमें मिल के आ जाता है, यहाँ पर मिल जाता है जिप्सम, वो भी कठोर रूप में। ठीक, आगे देखते हैं, यहाँ 373 केल्विन पर है, इसको क्या करते हैं, गर्म करते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 14, उदासीनीकरण अभिक्रिया के 2 उदाहरण लिखना है। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनते हैं, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर देख लो, उदासीनीकरण अभिक्रिया के एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ऐसे कि अम्ल H+ है और क्षार क्या है, OH- है, A बनाते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, जब H है क्या है, यहाँ पर अम्ल है, H+ अम्ल को प्रदर्शित करता है, यहाँ पर क्या है, X कोई पदार्थ है, यहाँ पर क्या है, M किसको, M यानी कि M है कोई क्षार है, OH क्या करता है, क्षारकता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर लवण बनेगा, M और X को मिलाकर के, नहीं दोनों को मिलाकर क्या बनेगा, MX बनेगा, ये लवण है। और HOH मतलब यहाँ पर जल हो जाएगा, H2O की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर जैसे लिखा सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें मिलता है क्या, सोडियम क्लोराइड, और पानी की प्राप्ति हो जाती है। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनी की अभिक्रिया का दूसरा उदाहरण, जैसे कि ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्षार है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तथा हमें मिल के आ जाता है, पानी मिल जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या लिखा है, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा के 2 प्रमुख उपयोग बताइए। धोने के सोडा का उपयोग, धोने का सोडा का उपयोग होता है सोडियम कार्बोनेट। धोने का सोडा का उपयोग कांच, साबुन, कागज उद्योगों में होता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किसमें होता है, धोने का सोडा जिसे बोलते हैं, इसका उपयोग होता है कांच में, साबुन बनाने में और कागज उद्योग में। ठीक, और इसके बाद दूसरा इसी का उदाहरण काम है, सोडियम कार्बोनेट का जो उपयोग घरों की साफ सफाई करने के लिए भी किया जाता है। आगे देख लें, बेकिंग सोडा के भी कार्य बताते। बेकिंग सोडा जिसे हम बोलते हैं खाने का सोडियम बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग पाउडर है। बेकिंग पाउडर बनाने के लिए जो बेकिंग सोडा तथा टार्ट्रिक अम्ल का मिश्रण होता है, बेकिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग करते हैं, बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बेकिंग सोडा में जब हम टार्ट्रिक अम्ल या कोई मृदु अम्ल का उपयोग कर लेते हैं तब जाके बनता है वो बेकिंग पाउडर। ठीक, और साथ ही साथ इसका उपयोग जो होता है सोडा अम्लीकृत अग्निशामक यंत्र में किया जाता है। सीधी सी बात कहें तो बेकिंग सोडा का उपयोग आग बुझाने में किया जाता है। यहाँ पर बच्चों हमारा हो जाता है ये चैप्टर समाप्त। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी हो जाएंगे। अगला पार्ट है हमारा, चैप्टर है 3। ठीक है, तो अगली क्लास में हम वही करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।